हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सीरीज 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे ईएमआई और एसी को। इसमें आपका ये जो चैप्टर्स आते हैं वो आपके यूनिट नंबर 4 में, और आपके जो सीरीज फर्स्ट से लेकर सीरीज थर्ड तक के जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं अपने यूनिट 4 के क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट ई इज गिवन बाय, मतलब जो आपको फ्लक्स दिया गया है वो आपको दिया गया है 10t² माइनस 50t प्लस 250। तो आपसे कह रहा है द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 3 सेकेंड इज। तो बेटा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो हमारा फॉर्मूला होगा उसको आप पहले केवल राइट करना है, उसी फॉर्मूले के बेसिस पर हमारे जो आंसर्स है वो काफी आसानी से आ जाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला आपका होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब आप क्या करेंगे, माइनस डी वाई डी टी ऑफ फाई का वैल्यू रखिए 10t² माइनस 50t प्लस 250, 10t² माइनस 50t प्लस 250। अब बेटा t² का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है x पावर n का फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करिए तो बेटा 10 अपनी जगह रहेगा, t² का हो जाएगा 2t 2 माइनस 1, मतलब 2t इसका आंसर हो जाएगा, माइनस 50 t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1। अब है आपका लास्ट में 250 है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो फाइनली आपका आ जाएगा 20t माइनस 50। तो ये आपका E का वैल्यू आ गया, लेकिन आपको t इक्वल टू 3 पर E फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, एट t इक्वल 3 सेकेंड लिखेंगे और E का वैल्यू हो जाएगा 20 इंटू 3 माइनस 50। तो 20 इंटू 3 होता है 60 माइनस 50, और 60 माइनस 50 आपका होता है 10। अब बेटा आंसर आपका 10 आ रहा है। बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो माइनस का साइन था ये थोड़ा लगाना जो है मैं थोड़ा स्किप कर दिया, तो आप ये माइनस का साइन भी लगाए रहेंगे। ये माइनस का साइन जो स्टार्टिंग में था इसको आप लगाए रहेंगे। तो ये माइनस का साइन और आपको ध्यान रखना, ये माइनस जो स्टार्टिंग में था इसको आप क्या है लगाए रहेंगे। तो ये माइनस 10 आएगा। तो जो E हो गया हमारा वो हो गया माइनस 10 वोल्ट। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या जानी, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई जो ये माइनस का साइन है इसका अपना इंपॉर्टेंस है। काफी बच्चे क्या करते हैं, माइनस का साइन हटा देते हैं। अगर देखिए माइनस हटा देंगे आंसर हमारा आ जाएगा 10, और अगर आंसर हमारा 10 आ जाए तो हम लगा देंगे ऑप्शन सी। लेकिन आपको ध्यान रखना कि ऑप्शन सी क्या आपका गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि आपने माइनस को लगाना भूल गए। तो माइनस को ध्यान रखें, माइनस आपका लगाना क्या है कंपलसरी है। जैसे मुझको ध्यान आया कि भाई माइनस यहां लगा था लेकिन माइनस यहां नहीं लगाया, तो माइनस नहीं लगाया था इसलिए क्या 10 भी आ रहा था, और माइनस लगाते ही आपका आंसर क्या हो गया 10 वोल्ट हो गया। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल डिपेंड्स अपॉन, मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, सेपरेशन पे डिपेंड करता है, या फिर दोनों पे डिपेंड करता है, या फिर किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपको पता है कि भाई जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपका दोनों पे डिपेंड करता है, मतलब मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है और सेपरेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट
इट अपोजेस द वेरी कॉज हैज प्रोड्यूस्ड इट, मतलब जो कॉज प्रोड्यूस हो रहा है वो इसका अपोज करता है। ये किस लॉ की वजह से हो रहा है? भाई कारण अपोज करने का क्या होता है? लेंज लॉ होता है। तो आंसर क्या हो जाता है? लेंज। तो आंसर ध्यान रखेंगे, जो लेंज लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है? अपोज करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है लेंज लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मतलब लेंज लॉ किसके कंजर्वेशन के लिए? मास के लिए है, चार्ज के लिए है, मोमेंटम के लिए, या फिर आपका एनर्जी के लिए। तो आपको बताना है कि ये किसके कंजर्वेशन के लिए। तो बेटा आपसे कह रहा है लेंज लॉ। अब ये आप किस में पढ़ रहे हो? अब आप ये पढ़ रहे हो भैया एसीडीसी में। किस में पढ़ रहे हो? एसी एंड ईएमआई में। अब बच्चों एक बात, एक चीज ये ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते तो आपको कुछ चीजें क्वेश्चन से भी रिलेट करनी है। अगर हम क्वेश्चन से रिलेट करें तो भाई देखो बात कर रहा है लेंज लॉ की, और मास की बात का तो भाई मास होगा नहीं। अब बात कर रहा है चार्ज की, मोमेंटम की, एनर्जी की, तो बेटा मोमेंटम का कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, तो बचा चार्ज होगा आंसर, या फिर आपका आंसर एनर्जी होगा। अब देखो आपको पता है अगर हम चार्ज की बात करें तो लेंज लॉ में क्या हमने ये कभी पढ़ा है कि लेंज लॉ सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है? क्या ऐसा कभी पढ़ा है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो ये चार्ज वाला भी कट गया, तो बचा क्या हमारा? एनर्जी वाला। तो आंसर हो जाएगा हमारा एनर्जी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या है काफी आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है द फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन हेनरी, मतलब कौन सी क्वांटिटी हेनरी में रिप्रेजेंट होती है? तो भाई आपको पता है एल और एम, इन दोनों को आप हेनरी में रिप्रेजेंट करते हो। तो भाई देखो क्या ऑप्शन दे रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको पता है सेल्फ इंडक्टेंस सेल को क्या है आप हेनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर इस जगह म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता तो भी हमारा आंसर क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता। ध्यान रखेंगे काफी अच्छे से। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है इंडक्टेंस प्लेज द रोल ऑफ, मतलब जो इंडक्टेंस है वो किसका रोल प्ले करता है? आपसे ऑप्शन कह रहा है इनर्शिया का, फ्रिक्शन का, ईएमएफ का, या फिर आपसे कह रहा है फोर्स का। तो भाई आपको बताना है कि ये किसका रोल प्ले करता है? इनर्शिया का करता है, फ्रिक्शन का करता है, ईएमएफ का करता है, या फोर्स का करता है? तो बेटा आप इंडक्टेंस पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? इंडक्टेंस पढ़ रहे हो। तो इंडक्टेंस किसका रोल प्ले करता है? इंडक्शन में क्या होता है? कॉइल होती है, और कॉइल होती है तो वो क्या करती है? इनर्शिया प्रोड्यूस करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनर्शिया। मतलब किसका रोल प्ले करता है? इनर्शिया का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है ड्यू टू, क्या कह रहा है? ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू अ कॉइल, मतलब कॉइल के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर। तो आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रिंसिपल इसमें लगेगा, बताना है कि भाई कौन सा प्रिंसिपल लगेगा। गॉस लॉ लगेगा, वायट-सेवर्ट लगेगा, एम्पियर्स-लेकेटर लगेगा, या फिर फैराडे लॉ लगेगा। अब देखो आपसे कह रहा है रिलेटिव मोशन करना है कॉइल के लिए। अब आप खुद सोच के देखो कि भैया हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कॉइल की, कि कॉइल में क्या होने वाला है। तो और आपको ये चीज देखना है कि भाई किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रिलेटिव मोशन की। और किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिव मोशन किसके अंदर होना चाहिए? कॉइल के अंदर होना चाहिए। अगर हमारा रिलेटिव मोशन कॉइल के अंदर होना चाहिए, अगर रिलेटिव मोशन हमारा कॉइल के अंदर होना चाहिए, तो आप खुद सोच के देखो कॉइल का कौन कौन सा केस पढ़ा था? तो भैया आपने पढ़ा था फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। अब ये लॉ किस लिए थे? ये भैया कॉइल के लिए थे, जहां पर रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट कर रहा था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फैराडेज लॉ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है इफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ एन इंडक्टर इज डबल्ड,
मतलब आपसे n को नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहा है और इंडक्टर की लेंथ को क्या है, डबल कर रहा है, मतलब 2 टाइम्स कर रहा है। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, मतलब अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दो आप, तो आपसे क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस विल बी, तो L क्या हो जाएगा, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा। तो बेटा आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, इस लेंथ को आप स्मॉल l बना लो। आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहा है, लेंथ इंडक्टर की डबल कर रहा है, तो फॉर्मूला लगाओ कि भैया क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है भाई हमारा n फाई इक्वल टू एल आई। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, n फाई इक्वल टू एल आई। यहां पे जो l होता है वो क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। कैपिटल L क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। अब आप खुद सोच के देखो, L प्रोपोर्शनल है n के, अगर L n के प्रोपोर्शनल हो रहा तो क्या दिख रहा है, अगर आप n को डबल करोगे, अगर n को डबल करोगे तो भाई हमारा L भी क्या डबल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डबल्ड, मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी हमारा डबल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है लेंज लॉ इज एसेंशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, अगर अच्छे से पढ़े तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसमें क्या था हमारा आंसर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये इसका आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है भैया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसके लिए क्या, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये मैं नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि सीरीज 3 में मैंने आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन कराया है सीरीज 3 में। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, सीरीज 3 देख के देना है, या फिर आप इसका आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन ए कर सकते हैं, ऑप्शन बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, डी कर सकते हैं। और आपको ऑप्शंस ऑलरेडी मैंने बताए थे कि भाई ए बी सी डी क्या डिनोट करता है। जिसने किए होंगे असर्शन रीजन क्वेश्चन वो कर लेगा, और जिसने नहीं किए हैं वो क्या करे, जाके सीरीज 3 देखे, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन के मिलेंगे और करने का बिल्कुल जबरदस्त तरीका होता है, देखेंगे उसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट द करंट, मतलब प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना है किसकी बात कर रहा है, प्योर कैपेसिटिव की बात कर रहा है, प्योर की। अगर हमसे प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहा है तो हमको पता है जो कैपेसिटिव होता है उसमें जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है, लैग करता है करंट से। कितना करता है, 90 डिग्री से करता है लैग। तो करंट क्या करती है, लीड करती है 90 डिग्री से। तो आंसर हमारा हो जाएगा लीड्स द अप्लाइड ईएमएफ एंगल π/2। तो करंट क्या करेगी, लीड करेगी, कितने एंगल से, 90 डिग्री, मतलब π/2 एंगल से लीड कर जाएगी प्योर कैपेसिटिव के केस में। आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब कह रहा है प्योर इंडक्टिव की बात कर लो, किसकी बात कर लो, प्योर इंडक्टिव की। अगर प्योर इंडक्टिव की बात करते हैं तो हमको पता है कि जो करंट होती है और जो वोल्टेज होता है उसमें हम डायग्राम बनाते हैं फेजर डायग्राम में। जो V होता है इधर, इधर I होता है, और जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लीड करता है। क्या करता है, वोल्टेज, वोल्टेज लीड करता है। अगर वोल्टेज लीड करता है तो करंट क्या करेगी, लैग करेगी। कितना करेगी, 90 डिग्री। तो लैग वाले पकड़ो, तो लैग वाले ये दोनों दिए गए हैं। तो लैग बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ π/2। तो π/2 मतलब 90 डिग्री इसमें दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है
इन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस कॉपर और आयरन इज मेल्टेड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपसे बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फर्नेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारा वेरिएशन आ रहा है मेल्ट के कारण, वो क्यों आ रहा है। आपसे ऑप्शन दे रहा है करंट है इसके पीछे, या आपका मैग्नेटिक फील्ड है, या वोल्टेज है, या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई आप खुद सोच के देखो, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, उसमें कॉपर मेल्ट करेगा। अरे भाई खुद सोच के देखो, कॉपर मेल्ट कब करेगा। कोई कॉपर है वो मेल्ट कब करेगा भाई। कॉपर में क्या है, कॉपर भाई वायर है, और वायर में क्या है, करंट है। और वायर में अगर हमारा करंट है तो भाई क्या होगा, अरे करंट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेल्टेड ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ करंट। करंट ज्यादा मेल्ट कर जाएगा तुरंत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। When an AC source is connected across series in RC combination, मतलब RC कॉम्बिनेशन में अगर हम AC सोर्स को लगाते हैं तो भाई लगा दो यहां पे AC सोर्स। तो आपसे कह रहा है AC में लीड AC वोल्टेज, सॉरी द AC करंट लीड AC वोल्टेज बाई, मतलब इस सर्किट डायग्राम में, मतलब आरसी सर्किट डायग्राम में आपका जो करंट है और जो वोल्टेज है उनमें क्या रिलेशन है, ये पूछ रहा है। तो भाई आपको बताया था कि जो आरसी सर्किट डायग्राम है उसमें जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर जाती है, लीड कर जाती है। तो आंसर होगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप क्वेश्चन काफी आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 आपसे कह रहा है इन इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, मतलब इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जो हमारे टाउन में होता है उसमें लार्ज कैपेसिटर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं भैया, ऑब्वियस सी बात है कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूव हो सके। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आ सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है ना प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, मतलब आपको आर दिया गया है, कह रहा है करंट। तो भाई आपको पता है अगर आर होता है सिर्फ आर, तो उसमें आर में क्या होता है, वी और आई क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। मतलब इनमें जो वेरिएशन होता है वो 0 डिग्री का होता है, फेज एंगल 0 का डिफरेंस होता है। तो भाई इज इन सेम फेज विद द ईएमएफ। तो ध्यान रखना है करंट इज इन फेज विद द ईएमएफ। तो आंसर ए आपका यह करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 17। 17 आपसे कह रहा है द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड, मतलब कोर को हम लैमिनेट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, सो एज टू मेक लाइट वेट, टू मेक रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग, टू इंक्रीज सेकेंडरी वोल्टेज, या टू रिड्यूस एनर्जी एंड टू रिड्यूस एनर्जी ड्यू टू एडी करंट। तो बेटा ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, एडी करंट का रोल पढ़ते हो, एडी करंट प्रोड्यूस होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ हमने एडी करंट को देखा और आंसर को डी टिक मारा, खत्म कहानी, तुरंत आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टेंस कह रहा है फेज डिफरेंस बताना है ई और आई के बीच में, आंसर होता है 90 डिग्री, डेट मीन्स पाई बाई 2, खत्म कहानी, आंसर हो जाता है डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर जरा सा भी दिमाग लगाया तो आप काफी आसानी से सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपसे कह रहा है इन एन एसी सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज
to an inductance L and a capacitor C, मतलब एक एसी सोर्स को आपको सीरीज में कनेक्ट कर देना है इंडक्टेंस के साथ, कैपेसिटेंस के साथ और इंडक्टेंस के साथ, कैपेसिटेंस के साथ। तो आपसे कह रहा है सच डेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी सोर्स की? अरे कई बार पढ़ा है, क्या हो जाती है फ्रीक्वेंसी? 1/2 पाई 1/√LC, यही तो पढ़ते हो। 1/2 पाई रूट के अंदर LC, तो रूट के अंदर LC क्या होता है? 1/2 पाई L माइनस ऑफ C माइनस ऑफ, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1/2 पाई L माइनस ऑफ C माइनस ऑफ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इन एन AC सर्किट, मतलब AC सर्किट की आपसे बात कर रहा है, द इंस्टेंटेनियस करंट इज मैक्सिमम, मतलब AC सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट क्या है? मैक्सिमम है, और वोल्टेज भी मैक्सिमम है। तो ये कब होगा? द सर्किट कनेक्टेड टू द सोर्स विल बी प्योरली इंडक्टर, प्योरली कैपेसिटर, प्योरली रजिस्टर, या फिर कॉम्बिनेशन। तो भैया प्योरली क्या होगा? रजिस्टर होगा। जब रेजिस्टेंस होता है तभी ये चीज हमारी क्या हो सकती है? मैक्सिमम हो सकती है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को आप काफी अच्छे से रीड कीजिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो आपसे क्या कह रहा है, अच्छे से देखो आप। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है, बेटा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है द मेटल ऑब्लिक अलॉय डेट इज मोर सुटेबल फॉर, मतलब जो मेटल है वो या फिर कोई अलॉय है वो सुटेबल होगा कोर को बनाने के लिए ट्रांसफार्मर की। कौन सा होगा? स्टील होगा, सॉफ्ट आयरन होगा, कॉपर होगा या ब्रास होगा? अरे ऑब्वियस सी बात है कि भाई सॉफ्ट आयरन होगा। कई बार पढ़ा, जो कॉयल बनती है किसकी बनती है? सॉफ्ट आयरन की। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा आंसर है? सॉफ्ट आयरन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आपसे कह रहा है द एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ प्योरली कैपेसिटर, मतलब प्योरली कैपेसिटर है तो उसमें पावर डिसिपेट कितना होगी? पावर कितना डिसिपेट होगी? डिसिपेट पूछा, किसके लिए पूछ रहा है? ध्यान से देखो, प्योर के लिए पूछ रहा है, प्योर कैपेसिटर के लिए। अगर प्योर की बात कर रहा है तो डिफिसिएशन नहीं होगा, मतलब जीरो होगा। अगर डिफिसिएशन नहीं होगा डेट मीन्स जीरो होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आपसे कह रहा है द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस AC मेंस टर्मिनल 210 वोल्ट, मतलब जो वोल्टेज दिया गया है वो 210 वोल्ट दिया गया है। आगे कहा है देन द पीक टू पीक वेरिएशन ऑफ वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल विल बी, तो भाई पीक वोल्टेज टर्मिनल पर क्या हो जाएगा? भैया पीक वोल्टेज की बात कर रहा है तो पीक वोल्टेज क्या होगा? अरे ऑब्वियस सी बात है कि भाई फॉर्मूला आप लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, पीक वोल्टेज के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपका Vmax आ जाएगा 200, भाई इसकी वैल्यू आपको 200 दी गई है, सॉरी 210 दी गई है, तो 210 √2, तो ये आपका हो जाएगा 210 √2 वोल्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस आंसर को आप काफी अच्छे से ध्यान रखें, काफी नॉर्मल क्वेश्चन है।
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फैन इज, मतलब जो एक इलेक्ट्रिक फैन है वो आपका क्या है? वो आपका मोटर है, वो आपका जनरेटर है, वो आपका एसिलेटर है, या वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अरे नॉर्मल सी बात है भाई, फैन घर में घूमता है, क्या होता है उसके अंदर? मोटर होता है, मोटर की तरह काम करता है। तो आंसर हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका A transformer is used to convert AC into DC, DC into AC, step up और step down voltage to step up और AC voltage। तो बेटा किसके लिए होता है ट्रांसफॉर्मर? तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और किसके लिए होता है? अरे भाई एसी में पढ़ते हो तो किसके लिए है? एसी के लिए है। तो भैया देख लो, स्टेप अप स्टेप डाउन इन दोनों में दिया गया है, यहां डीसी दिया, यहां एसी दिया है, तो आंसर क्या होगा? एसी वाला होगा। आंसर हो जाएगा टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। ध्यान रखेंगे आंसर को काफी अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इन एन एसी जनरेटर द कॉइल विद एन टर्न, मतलब एक एसी जनरेटर के लिए कॉइल दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन है। ऑल ऑफ सेम एरिया, मतलब सभी के जो एरिया है वो ए है। रेजिस्टेंस आपका आर दिया हुआ है, रोटेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, और मैग्नेटिक फील्ड वी दिया गया है। तो आपसे बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो भैया आपने पढ़ा है एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। अब मैक्स करना है तो थीटा 90 लेना पड़ेगा, और थीटा 90 लेना पड़ेगा तो 90 रख दो। तो आपका हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन 90, एन बी ए ओमेगा साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो आपका आंसर आ जाता है एन बी ए ओमेगा। तो भाई देखो आंसर कौन सा मैच कर रहा है? एन बी ए ओमेगा। आंसर नंबर डी ये आपका क्या है? सही हो जाता है। तो बेटा काफी आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ करोगे सारे क्वेश्चन सही हैं, कोई भी टफ नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो रिलेट करो। कहां से रिलेट करो? चैप्टर के साथ रिलेट करो कि कौन से चैप्टर का है, और जो हमारा सिलेबस है उससे रिलेट करो। सिलेबस में कौन सा चैप्टर, उससे रिलेट करोगे, डेफिनेटली बहुत ही कम समय में आंसर्स आप अच्छे कर पाओगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। आपसे कह रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन एलसीआर रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस कंडीशन में जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा? जब रेजोनेंस कंडीशन होगी तो फेज डिफरेंस क्या होगा? तो आपको पता है रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल एक्सी क्या है? सेम होता है, और एक्सएल एक्सी सेम होता है, तो फेज में डिफरेंस क्या होता है? आपने पढ़ा होगा tan phi इक्वल टू एक्सएल डिफरेंस एक्सी अपॉन आर, ये आपने पढ़ा होगा। तो भैया जब एक्सएल एक्सी सेम है तो क्या होगा फेज डिफरेंस? तो यहाँ पे 0 आएगा। अगर यहाँ 0 आएगा तो फाई की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 0। तो आपको ध्यान रखना है काफी अच्छे से, ये क्वेश्चंस को काफी अच्छे से करना है, समझने के साथ करना है, तो काफी अच्छे से आप इन क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब बच्चों अगर आपको सीरीज देखनी है हमारी प्रीवियस सीरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वाली तो आप अभी देख ही रहे हैं, तो सीरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड देखने के लिए क्या करना है? प्ले लिस्ट में जाना है। किस प्ले लिस्ट में जाना है? एमसीक्यू सीरीज सीबीएसई क्लास 12 टर्म 1, इस प्ले लिस्ट में जाइए और सारे सीरीज के क्वेश्चंस को देखिए। फुल सिलेबस के क्वेश्चंस आपके कवर किए गए हैं। कोई भी डाउट है
कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और बच्चों ऐसे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, तो भाई आप ऐसे वीडियोस पाने के लिए क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और बच्चों कोई भी समस्या, कुछ भी पूछना चाहते हो अबाउट फिजिक्स क्लास 12 CBSE टर्म 1 एग्जामिनेशन, कमेंट में बताओ कि सर ये समस्या हम फील कर रहे हैं, क्या करना है। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो आपके लिए जरूर आएंगे, तो ध्यान रखेंगे। और अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, हमारे फेसबुक पेज पे जाएं। फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको हमारा वहां पे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और उसके माध्यम से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।